एक एक कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी गिवन है, तो आगे पीछे हो सकता है, बट हमें कंसेप्ट जानना है। एंड याद रखो कि इसके इंपॉर्टेंट मेनली क्या जानना है, वन पैराग्राफ जैसे ही जानना है, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो कैसे आएगा क्वेश्चन, राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में आप ऐसे नहीं लिख सकते ना कि एक पॉइंट पे हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस का टोटल टोटल हंटर कमीशन, सार्जेंट रिपोर्ट, चार्टर एक्ट, वुड डिस्पैच, मैकेले, सबके बारे में लिटिल बिट थोड़ा वन वन पैराग्राफ करके लिखते जाना है, ठीक है। वो भी बता दूंगी कैसे लिखना है, क्या लिखना है। बाकी अभी पढ़ लो डिटेलली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्टो कमेटी 1929, याद रखो हार्टो कमेटी 1929। The British government was promised that after world was to give freedom to the nation. क्या उसने क्या प्रॉमिस, पूरे वर्ल्ड के सामने ये प्रॉमिस किया कि नेशन को फ्रीडम चाहिए, फ्री करना है हमें, ठीक है। बट डिडंट कीप देयर प्रॉमिस। बट हमें क्या मिला, 1947 से पहले तो हमें क्या नहीं मिला था, फ्रीडम नहीं मिला था। सो 1929 तक के आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि हाँ हम फ्रीडम दे देंगे, बट फ्रीडम नहीं मिला, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या हुआ, दस द गवर्नमेंट पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसके ऊपर ना बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। कोई भी अगर टीचिंग जॉब्स में जाते हो ना, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में रहता है, तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो जो पॉइंट्स है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था, दैट इज इन, हम बोल सकते हैं कि दैट वाज इन 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को GOI बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो इस एक्ट के थ्रू हमने क्या किया, central government, with this act central government, yes, any problem, screen is not visible, सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, देन ओके 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 देन, जो मैम आप बोल रही हो आपका नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क को डाटा को ऑन ऑफ करके देखो, मे बी हो जाए, ओके, ट्राई करिए, चलो। तो विद दिस एक्ट, ओके, विद दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी देखो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला गया, माइंड में रखो एंड एक एक पॉइंट को जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको थोड़ा सा लिख के रखो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 को, तो ये किसके पास आएगा, स्टेट के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सारा कुछ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना ना, तो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास रहेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो दिस इज क्रिएटेड ए डिफरेंट सिचुएशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। ये क्यों बना था, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, जैसे कि फर्दर डेवलपमेंट हो एजुकेशन का, इसलिए बना। तो इसके बाद हमने क्या किया ना, साइमन कमीशन आया, ठीक है। देखो अभी तक 1929 हम पहुंचे नहीं है, हार्टक कमेटी तक पहुंचे नहीं है, हम उससे पहले का थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहे हैं कि हमने क्या किया ना, हमारे नेशन को फ्रीडम चाहिए था, सो वी नीड फ्रीडम। सो बट क्या हुआ ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के सामने ये प्रॉमिस किया कि हमें फ्रीडम देंगे, बट फ्रीडम नहीं दिया, उनका प्रॉमिस उन्होंने नहीं रखा। तो इसके बाद आया 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथों में रखा। आफ्टर दैट साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन नवंबर, देखो नवंबर 8 1927। कब आया साइमन कमीशन, देखो सिंगल लाइन में बता रही हूँ, साइमन कमीशन कब अपॉइंट हुआ, नवंबर 8, मतलब 8 नवंबर 1927। सो साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग क्या करना था कि इंपॉर्टेंस देना था एजुकेशन सिस्टम को। सो साइमन कमीशन ने नेसेसरी स्टेप लिया एंड ये फेल्ट किया कि हाँ एजुकेशन सिस्टम में नेसेसरी कुछ स्टेप्स लेना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है एजुकेशन को, एंड दैट एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, नॉट फॉर द ब्रिटिशर्स, फॉर द इंडियंस, ठीक है। देखो हम जितना पास चलेंगे 1947 का उतना ही चेंजेस होगा एंड लोग उसके डिमांड को समझेंगे कि एजुकेशन क्यों चाहिए, ठीक है। साइमन कमीशन तक याद आ गया। अभी देखो इतना कुछ चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक तो पर्सन आएगा, साइमन कमीशन एक पर्सन को तो लेके आएगा ना, चेयरमैन, जिसके चेयरमैनशिप में कुछ इंक्वायरी हो सके, कुछ हम एजुकेशनल स्टेप्स ले सके, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सके। तो कौन आए, सर फिलिप हार्टॉग। कौन आ गया, सर फिलिप हार्टॉग। साइमन कमीशन अपॉइंट किया और एक कमेटी को, ऑक्सिलरी आउटसाइड कमेटी, ठीक है। साइमन कमीशन और एक कमीशन को, कमेटी को क्या किया, अपॉइंट किया। उसका चेयरमैनशिप किसको दिया, सर फिलिप हार्टॉग को।
हाँ, उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में इंक्वायरी किया। देखो मार्किंग कर दी हूँ, इंक्वायरी किया, हो गया, डायरेक्टली यहाँ पे चलेंगे। एंड इस कमेटी को हम क्या बोलेंगे, हार्टॉग कमेटी, बिकॉज ऑफ एजुकेशनल से हार्टॉग कमेटी ने बहुत सारे पॉइंट्स को क्या किया, हाईलाइट किए। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जानते हो, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। तो अभी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हार्टॉग कमेटी क्या था, क्यों हार्टॉग कमेटी आया? तो अगर कोई पूछे तो हार्टॉग कमेटी को किसने अपॉइंट किया, साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन को किसने अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को निकाला। साइमन कमीशन ऑक्सिलरी कमेटी को बिठाया जो कि इंक्वायरी करेगा एजुकेशन सिस्टम में, एंड इसी कमेटी का नाम हुआ सर फिलिप हार्टॉग के अकॉर्डिंग हार्टॉग कमेटी। तो हार्टॉग कमेटी क्या करेगा, 4 पॉइंट्स में बात करेगा, क्या, टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का क्या कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, याद रखने के लिए इतना याद रखो, कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देन अभी देखो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, कौन से पीरियड से प्रॉब्लम चल रहा है, वर्ल्ड वॉर। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर और ड्यूरिंग द पीरियड और टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर जो भी इशू आए, क्यों आए लोगों में इशू, बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं थे, उनको पता नहीं है क्या करना है। सो टू रिजॉल्व और सॉल्व द अनरेस्ट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द टाइम और आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर का जो पॉइंट था या सिचुएशन और कंडीशन था, उसको सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कमीशन ने एक पॉइंट बताया। देन थर्ड पॉइंट, टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देखो एक करा क्या, कंडीशन ऑफ एजुकेशन, दूसरा क्या किया, सर्वे किया। दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या किया, सर्वे किया, कौन से एजुकेशन सिस्टम का, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का। दैट मीन्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से सेटअप होने स्टार्ट किया, एंड उसके साथ उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस करने लगे एंड स्कूल्स बनाने लगे, एंड उसके साथ स्कूल्स में एंड एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने 1 लाख रुपी स्पेंड करेंगे, ये बात किया था। ठीक है, तो उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम क्या था, उस पर भी सर्वे किया गया। लास्ट पॉइंट, टू डिवोट फॉर मोर अटेंशन टू मास एजुकेशन एंड मास एजुकेशन देन द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन में क्या हुआ ना, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन में उन्होंने मास एजुकेशन पे ध्यान दिया, बट उससे उन्होंने क्या किया, मास एजुकेशन तो चाहिए, प्लस हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे, तो ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन को हम प्रमोट करें। बट नहीं, मास एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल। इसको ऐसे बिल्ड किया गया कि सबको लेना है, मास एजुकेशन से कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो डिवोट फॉर मोर अटेंशन टू मास एजुकेशन, मास मतलब जानते हो, बल्क अमाउंट, और ह्यूज अमाउंट में जो हो, सबके लिए हो, कंपल्सरी पॉइंट पे हो, तो उसको हम मास एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। तो व्यूज ऑन प्राइमरी एजुकेशन, हार्टो कमेटी प्राइमरी एजुकेशन पे क्या ध्यान देता है, हार्टो कमेटी प्राइमरी एजुकेशन पे कुछ पॉइंट्स वो बोल रहे हैं। अभी बोलोगे मैम इसको कैसे याद रखें, जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में जो लिखा गया है, या ब्लैक जो कलर किया गया, डार्क कलर थोड़ा किया गया, उस पॉइंट्स को आप क्या करोगे, माइंड में रखोगे। उसका एक्सप्लेनेशन अगर भूल गए तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट उस पॉइंट्स को हेडिंग के जैसे याद रखोगे। तो रूरल बैकग्राउंड, तो रूरल बैकग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल प्रॉब्लम्स एंड देन रूरल एजुकेशन। पहले तो हम गांव में चलेंगे, गांव में क्या इशू है लोगों को वो देखेंगे, आफ्टर दैट उसको सॉल्व करने के बाद एजुकेशन देंगे, हो गया। देन और एक प्रॉब्लम आता है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। ड्यू टू पॉवर्टी एंड illiteracy of the parents, it is clear that unable to provide the favorable and suitable environment for children, उनके बच्चों के लिए वो environment क्रिएट नहीं कर पा रहे, बिकॉज पॉवर्टी है, गरीबी है, उसके साथ साथ इलिटरेसी भी है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको नहीं पता। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। देन अगर देखो पहले तो गांव में रहते हैं, वहां पे कितना इशू, उसके वजह से इलिटरेसी एंड पॉवर्टी आ गया। आफ्टर दैट उसके वजह से अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस और एनवायरमेंट क्रिएट हो गए। अनफेवरेबल कंडीशन किसको बोलते हैं, नो ट्रांसपोर्टेशन फॉर द रूरल विलेजेस, और पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज सके, ये हो गया इशू। दैट इज ड्यू टू पॉवर्टी द पेरेंट्स वर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, हो गया। अभी देखो गांव में है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, गरीबी है, खाने को नहीं मिलता है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो इलनेस तो होगा ही, सो इल हेल्थ। अभी बच्चों को अगर खाना अच्छा से नहीं दोगे, हाइजीनिक के बारे में नहीं बताओगे, हाइजीन में नहीं रखोगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बीमार, एंड वो स्कूल नहीं जाएंगे। सो एज विलेजेस डिडंट हैव हाइजीनिक कंडीशन, एपिडेमिक डिजीज और डिजीजेस ऑफन स्प्रेडिंग। जस्ट लाइक अगर आप बहुत ज्यादा
स्लम एरियाज में रहोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और द ड्रेनेज सिस्टम्स आर ओपन, वेरी ओपन, देन क्या हो जाएगा, बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। एंड अगर बच्चों का तबीयत ही अच्छा नहीं रहेगा वो स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम था, हाइजीनिक नहीं था। देन कास्ट, रिलीजियन एंड कम्युनल फीलिंग्स वर सीरियस बैरियर इन द पाथ ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा था कि अगर एजुकेशन को स्प्रेड करना है उस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा जाति को लेके होता था, धर्म को लेके होता था, ऐसे कम्युनिटीज में बहुत ज़्यादा दंगे लग जाते थे, ये इशू था। देन आया सिक्स पॉइंट पे, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। सेम प्रॉब्लम है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। देखो वेस्टेज मीन द प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स। अच्छा, अभी वेस्टेज किस पॉइंट पे बताया गया, वेस्टेज मीन्स अभी फूड वेस्टेज नहीं है या ड्रेनेज की वजह से घर पे वेस्टेज आ गया या फिर वेस्ट मटेरियल्स आ गया, ये नहीं बोल रहे। प्राइमरी एजुकेशन, सपोज एक बच्चे को विद इन 2 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है आपका, एंड बच्चों को हमने सेंड किया स्कूल में, बट ड्यू टू एनी इशू और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन होम और home environment, parents are not willing to send their children to school properly, in proper durations or properly in time to time. Okay, अभी बच्चों को हम सेंड नहीं कर रहे स्कूल्स को, भेज ही नहीं रहे हैं स्कूल्स में, तो एनरोलमेंट कर दिया, नाम लिखा दिया, बट भेज नहीं रहे हैं। और सीरियसली हम क्या चाहते हैं कि नहीं, उनको एजुकेशन मत दो, उनका घर पे तो काम ही इतना, तो उनको हमने स्कूल से निकाल दिया या स्कूल से छुड़ा के ले आए। तो इससे क्या हो जाएगा, प्री मैच्योर, मतलब हम बोल रहे बच्चे जानने से पहले ही उनको हम स्कूल से निकाल दे रहे, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टेज। अभी देखो स्टैग्नेशन क्यों होगा, अभी स्टैग्नेशन मीन रिटेंशन इन लोअर क्लास ऑफ ए चाइल्ड फॉर ए पीरियड मोर देन व्हाट वाज नीडेड फॉर दैट क्लास। अभी देखो रिटेंशन मतलब क्या है, एक जगह में आप रह गए, फंस गए, बार बार वहीं रह रहे हो, ठीक है। रिटेंशन का मतलब होता है, मैंने समझाया था पहले, है एनरोलमेंट, जब आप स्कूल में नाम लिखाते हो दैट इज कॉल्ड एनरोलमेंट। आफ्टर दैट उसके बाद एक्सेस, कितना आप एजुकेशन को ले रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, आफ्टर दैट रिटेंशन, दैट मीन्स फॉर दिस पीरियड आई एम देयर, मतलब मैं उस पीरियड के लिए वहां पे हूँ, एजुकेशन के लिए हूँ या कोई भी चीज के लिए हूँ, प्रेजेंट हूँ, तो उसको कहते हैं रिटेंशन। अभी बोला गया कि एक क्लास में सपोज आप एक साल के लिए पढ़ाई करते हो, बट एक बच्चा बार बार फेल कर रहा है, बिकॉज वो पढ़ाई नहीं ना, बार बार फेल कर रहा है एंड उसी क्लास में रह गया, तो वेस्टेज हो रहा है, फिर से टाइम बर्बाद, एंड इसको हम स्टैग्नेशन बोल रहे हैं। ये क्यों हो सकता है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, बिकॉज पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ, ड्यू टू इलिटरेसी, प्रोवर्टी और लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, और डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एक्ट, और हमें सेटिस्फैक्टरली कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं मिला, क्या, अनसेटिस्फैक्टरली इसको बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्टरली हुआ नहीं, दैट मीन्स अनसेटिस्फैक्टरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स। तो ये सारा हो गया आपका स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज, मतलब एक में आप वेस्टेज क्या कर रहे हो, प्रीमैच्योरली बच्चों को विड्रॉल कर रहे हो फ्रॉम द स्कूल्स, और एक में क्या कर रहे हो ना, बच्चे हैं बट रिटेंशन फॉर द मेनी टाइम्स और मेनी टाइम पीरियड इन वन क्लास, तो एक क्लास में बार बार फंस गया बच्चा, तो ये होता है स्टैग्नेशन। अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया गया, रिकमेंडेशंस क्या है कि हम पहले ना प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करेंगे, ठीक है, अभी से स्टार्ट हो गया प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी, सो प्लानिंग टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी, then government should themselves undertake the responsibility of inspection and the control of the primary schools. So inspection का नाम लिया गया, that means inspection कौन करेगा, just like food inspection होता है, school inspection होता है, तो हम यहाँ पे educational inspectors बनाएंगे जो कि टाइम टू टाइम विजिट करेंगे डिफरेंट स्कूल्स को, वो चाहे विलेज हो या फिर अर्बन एरियाज में हो, एंड पढ़ाई देखेंगे कि बच्चों का कितना हो रहा है, लैक ऑफ टीचर्स है या ट्रेन टीचर्स है, क्या नीड है, उसको हम फुलफिल करने को ट्राई करेंगे प्राइमरी एजुकेशन के लिए। Then concentrate on qualitative development, qualitative बोला गया, not quantitative, quantity always increase करता है and it is based on quality, if you give quality education to children तो day by day it provides improvement in enrollment also। अगर आप हमेशा क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को दोगे, एक दिन आपका नाम होगा, एक स्कूल का नाम होगा एंड बच्चे वहां पे एडमिशन खुद लेने आएंगे, सो ये होता है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है, कंसेंट्रेट हम किस पे करेंगे, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट पे। एंड देखो 4 years शुड बी डिवोटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए 4 साल देना है, टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल यहाँ पे लिख दो, देखो वर्ड छूट गया, प्लीज मेंशन कर दो, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल, टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के लिए बता रही हूँ, प्लीज मेंशन कर लो, बुक में छूट गया है, प्रिंट नहीं हुआ। अभी देखो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इनका पॉइंट क्या है,
सेकेंडरी एजुकेशन का है, देन हायर एजुकेशन का है, एंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके याद रखो, इसलिए पूरा अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। व्यूज ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, तो व्यूज पहले तो सेकेंडरी एजुकेशन में इश्यूज क्या है हम वो देखेंगे। तो देखो लाइन सिंगल सिंगल लाइन में मेंशन है, it was found that secondary education was so examination oriented, that means primary education में no examination, nothing, only education, free and compulsory education should be provided to children। तो इसमें क्या हो गया, जैसे ही वो बड़े क्लास में आए उनको सिर्फ एग्जामिनेशन का डर दिखाया गया, एग्जामिनेशन किया गया। तो इसमें क्या हो गया ना, इट वाज फाउंड दैट सेकेंडरी एजुकेशन वाज सो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, एंड इसके लिए क्या हो गया ना, बच्चे डर गए एंड स्कूल्स नहीं जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वेर ए लॉट ऑफ फेल्यूर्स एट द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ये तो जानते हो, अगर मैट्रिकुलेशन में एग्जामिनेशन होगा तो बच्चे वहाँ पे फेल्ड होंगे, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ, तो टीचर्स वहाँ पे क्वालिटेटिव एजुकेशन देना भूल गए या लैकिंग रह गया। सो दैट ये प्रॉब्लम हुआ कि बच्चों का जो ह्यूमन टैलेंट्स होता है या ह्यूज टैलेंट्स है, उसको हम टाइम रिसोर्सेज जो भी यूज कर रहे हैं उसको निखारने के लिए वो नहीं हो रहा है। ओनली वो मैट्रिकुलेशन और एग्जामिनेशन के डर के मारे पढ़ रहा है, और जितना पढ़ रहा है उसमें फेल हो जा रहा है, ठीक है। ये दो इशू था, इसके लिए क्या हुआ ना, मिडिल एग्जामिनेशन करेंगे बोल के हमने बात किया। मिडिल एग्जामिनेशन दैट मीन्स अगर मैं आपको ट्रेंड कर दूं, एग्जामिनेशन का डर चला जाएगा। दैट मीन्स एवरी पॉइंट पे आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन, अगर अपर प्राइमरी में, दैट मीन्स द मिडिल स्टेज, इन मिडिल स्टेज इफ आई टेक एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एवरी ईयर, देन ये क्या देगा आपको, ये एक प्रैक्टिस देगा आपको, इससे आपका डर चला जाएगा। हो गया, तो रीमॉडलिंग ऑफ द मिडिल एग्जामिनेशन। देन कमिटी और क्या सजेस्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कोर्सेस, ये पहले भी हमने बहुत बार पढ़ा है। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट किया गया। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल, दैट मीन्स द टेक्निकल एजुकेशन एंड द वोकेशनल एजुकेशन, बिकॉज इससे क्या होगा ना, बच्चों को अर्निंग मिलेगा, ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो अर्निंग मिलेगी। हाई स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एट द कंप्लीट ऑफ द मिडिल स्टेज, जैसे मिडिल स्टेज कंप्लीट होगा बच्चों का एग्जाम किया जाएगा, ये बोला गया। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेजेस बोला गया, दैट मीन्स इट इज फॉर द स्कूल एजुकेशन, नॉट फॉर स्कूल एजुकेशन, इट इज फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग। ये उस टाइम का टीचर्स ट्रेनिंग के लिए था कि बच्चों को हम क्वालिटेटिव अगर एजुकेशन देना चाहते हैं तो क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ेगा ट्रेनिंग कॉलेजेस में। सो मॉडर्न मैथड्स implemented होंगे, should adapted in the training colleges, and refresher course also organized। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बेटर होना पड़ेगा, बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर टीचर, बच्चों के साथ साथ टीचर जैसे वर्क कर सके उनके लिए सैलरीज, अच्छा सैलरी, सर्विस कंडीशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी देखो हायर एजुकेशन के लिए क्या है, देखो हायर एजुकेशन में इशू क्या था बताए, लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन का मतलब ही था जस्ट फॉर अर्निंग। एजुकेशन क्यों हो रहा था, जस्ट फॉर अर्निंग, ठीक है। बच्चे यहाँ पे पढ़ना नहीं सीख रहे थे, कौन से पर्पस के लिए काम कर रहे थे, बस अर्निंग मिल जाए। अनहेल्दी कंपटीशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, देखो एक तो लो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश यूज हो रहा है एंड स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज के विद इन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के विद इन क्या लगा रहता था, कंपटीशन। इनएडिक्वेट लाइब्रेरीज फैसिलिटीज थे बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, या फिर बुक्स नहीं था। इनके लिए रिकमेंडेशन क्या किया गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज। एफिलिएटेड जानते हो आप लोग, आप बीएड भी कर रहे हो तो एनसीटी अप्रूव नाक जो गिवन करता है A+B+ एक्रेडिटेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग जानते हो। एंड उसके अकॉर्डिंग बोलते हो हमारा यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, इससे ही हम लोग जानते हैं, है ना। तो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज अलॉन्ग विद द यूनिटरी रेसिडेंशियल एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज बन गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट दिया गया बेस्ट टीचर्स को क्वालिटी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट, ईच यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड एंड मेंटेन लाइब्रेरीज। सारी यूनिवर्सिटीज में क्या रहना चाहिए ना, लाइब्रेरीज रहना चाहिए। मेनली हमें मेंटेन करना पड़ेगा लाइब्रेरीज एंड उसके बुक क्वालिटीज को। देन राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जाम, जब बच्चों का सेकेंडरी एग्जाम हो रहा है उसका स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। एजुकेशन ऑफ हरिजन्स, वुमेन्स एंड माइनॉरिटीज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस, तो इनको भी हमें इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बना पता है, 1921 में कैब बना। मैं बहुत बार बोलती हूँ कैब शॉर्टकट फॉर्म है कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका रोल बहुत ज़्यादा है, एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में और एनपीई में, कोठारी कमीशन में इसका नाम मेंशन्ड है।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेंशन्ड है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ये सपोर्ट करता है एजुकेशन सिस्टम को एंड एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करता है, डिफरेंट कमिटीज को ये इम्प्लीमेंटेड करता है, सो दैट वहाँ से डिफरेंट कमिटीज जैसे कि NCTE बन गया, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स एजुकेशन ये बन गया, तो उससे हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलेगा टीचर्स के लिए, प्लस हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस और बुक्स कैसे बनने हैं सब कुछ का डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, करिकुलम कैसे बनाना है वो भी मिलेगा, तो कैप इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1921 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 1937 में क्या हुआ था आपको पता ही है, बेसिक एजुकेशन जिसको आप वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोलते हो, नई तालीम भी बोलते हो। डीमेरिट्स क्या है पता है, इतना सारा चीज हार्टोक कमेटी करेगा बोल के बोल दिया, वो प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे किया, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे किया, देन हायर एजुकेशन लेवल पे किया, बट लैकिंग यही हुआ कि ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस दिस इज नॉट सक्सेसफुल, और दिस कमिटीज वेर नॉट सक्सेसफुल। क्यों कमिटीज बोल रहे हो, बिकॉज एक कमीशन पहले था साइमन कमीशन, उसके अंडर में बहुत सारे ऑक्सिलरी कमिटी बैठे एंड उसका चेयरमैनशिप कौन कर रहा था, हार्टोक कमेटी, तो हार्टोक कर रहे थे सर फिलिप हार्टोक, इसलिए ये जो कमिटीज थे इनका जो रिकमेंडेशंस था ये वर्क नहीं कर पाया ड्यू टू द इकोनॉमिकल क्राइसिस, एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से जितना कुछ बनाना था जैसे कि यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज एंड हैंडसम सैलरी फॉर टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ नहीं बन पाया, ये हो गया फेल्यूर, ठीक है। हार्टोक कमेटी इतना है, समझ आया। सो हंटर कमीशन कब आया, फिर से याद करना है, हार्टोक हंटर, हार्टोक हंटर, हार्टोक बाद में आया, हंटर पहले आया, ओके। हंटर 1882, हंटर कमीशन 1882, हार्टोक कमिटी है, हंटर कमीशन है, ओके। हंटर क्या है, कमीशन है, हार्टोक कमिटी है। सो हंटर कमीशन वाज ए कमीशन अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो ये हो गया, वहां पे क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था साइमन कमीशन, बट यहाँ पे क्या आया ना, ब्रिटिशर्स अभी तक हैं एंड ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया, ठीक है, हंटर कमीशन को अपॉइंट किया, तो देखो क्या है, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, ये हमेशा रिव्यू करते रहते हैं हर एक कमिटी का, कोई अगर पर्सन पूछा ना आपको कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अगर किसी ने पूछा कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या कमिटीज एंड कमीशंस का रोल क्या था, एक के बाद एक कमीशंस क्यों आ रहे थे, द ड्यू टू लैकिंग ऑफ प्रीवियस कमिटी और कमीशन वी नीड और वी फील दैट वन कमिटी और वन कमीशन इज इम्पॉर्टेंट और नीडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये होता है आपका बेसिक टेक, क्यों चाहिए ना, हमें पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कुछ लैकिंग रह गया, उस लैकिंग को फुलफिल करने के लिए हम फील करते हैं कि हमें और कुछ कमीशन चाहिए या कमिटी चाहिए, सो दैट ये आते हैं, ठीक है, वन आफ्टर अनदर एक एक कमीशन आए एंड उसको अपॉइंट करता है ना। अगर आप देखो 1919 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले अगर देखोगे तो ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वही कर रहे थे, आफ्टर अगर देखोगे 1919 तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू एक एक कमेटी को अपॉइंट करेगा, ठीक है। सो हंटर कमीशन को किसने अपॉइंट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किस लिए किया, to review the progress of education, review the progress of education in the country since Wood Dispatch of 1854। अबे वुड डिस्पैच क्या है मैं ब्रीफली बताती हूँ, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। सो आपका जो चार्ल्स आए थे ना, चार्ल्स ग्रांट, तो उनके पीरियड में उन्होंने एक एक्ट बनाया था, बट वो एक्ट वर्क नहीं किया, डिडंट वर्क प्रॉपरली, सो दैट उस एक्ट को हम बोल सकते हैं ओवरऑली कि दैट इज द फेल्यूर एक्ट ऑफ चार्ल्स ग्रांट, एंड ये कब आया था, 1813 में, आफ्टर 20 ईयर्स, 1813 से ऐड कर लो 20 ईयर्स, 1813 प्लस 20 दैट मीन्स 1833। So, in 1833, another Charter Act was came, and ये act क्या बोला कि 1 लाख रुपी, how to imply or how to use or apply this 1 lakh rupee in education system, and how you utilize this money in different type of educational field for the improvement of different प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल, तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसलिए आया था चार्टर एक्ट 1833। बट वही हुआ, फिर से लैकिंग हुआ, मनी को कैसे यूज करना है ये पता नहीं चला, तो इसलिए पता है फिर क्या आया, वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच आया।
डिस्पैच का मतलब होता है रिपोर्ट। अच्छा सा स्टोरी याद रखो, क्योंकि यही होता है आपका मेन मोटो, कि आपको जानना है इसका बेसिक्स, स्टोरी एंड फाउंडेशन, कैसे एजुकेशन सिस्टम को हम स्ट्रांग करें, डे बाय डे कैसे इंप्रूवमेंट चल रहा है। तो वुड डिस्पैच आए, तो इनका नाम भी था सार वुड। ये जब आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनको लेके आए थे, इनका चेयरमैनशिप था आर्मी फोर्स के अकॉर्डिंग उन पे था। एंड वो जब आए, कब आए पता है, 1853 में आए इंडिया में। एंड 1853 में आके उन्होंने फर्स्ट बोला कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज वेरी बैकवर्ड। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, बिकॉज ऑफ पुअर कल्चर एंड संस्कृत लैंग्वेज। इनका मेन थॉट ये था। ठीक है, क्या हुआ ना, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बैकवर्ड है इस टाइम पे, एंड संस्कृत लैंग्वेज की वजह से ही एजुकेशन सिस्टम बैकवर्ड है। देयर इज नो स्पेस फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस, so we need another type of report or another type of committee which improve the education system with technology, science and English literature instead of Sanskrit Hindi literature। ठीक है, वो डिस्पैच ने इतना बोला था, वो डिस्पैच ने इतना बोला था, इसलिए वो डिस्पैच ने 1854 में अपना रिपोर्ट दिया। एंड चार्टर एक्ट सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है चार्टर एक्ट को। तो चार्टर एक्ट पहला कब आया, 1813। नेक्स्ट कब आया, 1833। 1833 से आप 20 ऐड कर दो, क्योंकि ये बोला गया कि एवरी 20 ईयर्स में एक चार्टर एक्ट आता है। एंड ये जो 20 ईयर्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1853। बट 1853 में वो डिस्पैच जब आए तो उन्होंने 1 ईयर का टाइम लिया अनदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, एंड दैट रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1854। एंड इसको हमने बोला माग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट। क्या बोला, याद रखो, बुक में नहीं है, माग्ना कार्टा, माग्ना कार्टा। ठीक है, माग्ना कार्टा ऑफ, अगेन बोल रही हूँ, कार्ता, CARTA। ओके, माग्ना, माग्ना कार्टा मतलब क्या होता है बोलो, सबसे बड़ा, इनके लैंग्वेज में सबसे बड़ा। जितने भी चार्टर एक्ट आए उनमें से जो सबसे बड़ा था वो था वो डिस्पैच 1854। तो उसको बोला गया माग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट, माग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट। हो गया। अभी देखो क्या होता है, हंटर कमीशन वाज सेटअप। ये तो 1854 का बाद चला गया। 1854 के बाद भी नियर अबाउट ये हो गया आपका कितना हो गया, 64 74 84 होना था, 84 होने से 30 ईयर्स होता, 28 ईयर्स, नियर अबाउट 28 ईयर्स के बाद ये सेटअप हुआ हंटर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। इसके चेयरमैनशिप में कौन आए, विलियम हंटर। वहां पे हार्टॉक में कौन थे, सर फिलिप हार्टॉक। ठीक है, यहाँ पे कौन है, विलियम हंटर। This commission emphasized its recommendations on its primary and secondary education। सभी ने दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए रिकमेंडेशंस कि इंप्रूवमेंट चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, अभी इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड विद द फॉलोइंग एम्स। क्या एम्स है, फर्स्ट वन, टू इंक्वायर into the manner in which effect had been given to the principle of dispatch of 1854। तो 1854 वुड डिस्पैच को ध्यान पे रखते हुए हम जितने भी रिकमेंडेशंस देंगे उसके अकॉर्डिंग देंगे। क्यों बोला गया, मैंने अभी बोला इसका रीजन कि चार्टर एक्ट 1854 और वुड डिस्पैच 1854, जिसको हमने मैग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट बोला, ये बहुत इंप्रूवमेंट किया था इंग्लिश लिटरेचर को लेके सही, बट हर एक लेवल में, प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी हर एक लेवल में इसने इंप्रूवमेंट किया था। ठीक है, सो इस वजह से उसके रिकमेंडेशंस को हम ध्यान पे रखते हुए काम करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू असेस द पोजीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। देखो, मुझे अगर सपोज हम लोग एक कमीशन बना रहे हैं, ठीक है, ये कमीशन क्यों बन रहा है, ये कमीशन क्यों बन रहा है ना, पहले इंडिया में जैसा एजुकेशन था उससे हम बेहतर कुछ करेंगे। सो बेहतर, दैट इज अ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट अगर लाना हो तो मुझे पोजीशन जानना पड़ेगा कि पहले प्राइमरी एजुकेशन कैसा था। To assess the position of primary education in India and to suggest measures for its reform। कैसे रिफॉर्म कर सकते हो, कैसे चेंजेस कर सकते हो। सो ये हो गया पॉइंट, टू इंक्वायर इनटू द पोजीशन ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंपॉर्टेंस। स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी पोजीशन एंड उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन देखो, एक एक स्कूल्स में जाएंगे, ब्रिटिशर्स हैं, दैट मीन्स हम मिशनरीज पे भी जाएंगे। तो इवैल्यूएट द वर्क ऑफ मिशनरीज, इवैल्यूएट मूल्यांकन, उनको नंबरिंग करना, रेटिंग करना कि मिशनरीज का वर्क क्या चल रहा है, एंड मिशनरीज कैसे एक्ट करें, कैसे परफॉर्म करें, या बच्चों को कैसे वो बना रहे हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। टू इंक्वायर इनटू गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड द प्राइवेट एंटरप्राइज।
अच्छा प्लीज़ किसी का आई थिंक म्यूट नहीं है, प्लीज़ माइक्रोफ़ोन को ऑफ कर लो थोड़ा सा, इको होगा अदरवाइज़, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेट एंटरप्राइज़। अभी गवर्नमेंट में कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। वो प्राइवेट चीज़ों को कैसा देखेगा, उसका भी नज़रिया को देखना है, ठीक है? उसका भी इंक्वायरी करके रखना है। लास्ट, द कमीशन आल्सो अंडरटूक एन इंक्वायरी इनटू द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में भी कमीशन ने अपना नज़र डाला, इंक्वायरी किया एंड उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी मेजर्स किया। अभी रिकमेंडेशंस देख लो। पहले तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशंस चाहिए, क्या चेंजेस, एक हिंट देती हूँ, ठीक है? कुछ मेन पॉइंट्स को याद रखना। क्या होता है, हमारा इंट्रो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी कमिटीज़ हैं, इतना ज़्यादा तो हमें याद नहीं रख सकते। एंड ये जेन्युइन सा चीज़ है, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो मिक्स करेंगे। जब 10 कमिटी को पढ़ रहे हो वो मिक्स हो जाएंगे। बाकी आपको इंट्रो को ही अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैं रिपीटेडली इंट्रो को ही अच्छे से आपको बताती हूँ। आफ्टर दैट जो पॉइंट्स अंदर पढ़ रहे हो उसमें से हाईलाइट करो कुछ पॉइंट्स को, एंड उस हाईलाइटेड पॉइंट्स को माइंड में रखो, फिक्स करो, ठीक है? एंड उसी में ही आप काम करना है, जस्ट लाइक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है? सो प्राइमरी एजुकेशन में क्या करना है ना, मास एजुकेशन देना है। क्या देखो, फिर से मैंने एक लाइन पे दे दिया, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज एजुकेशन ऑफ द मास। सो हमें किस पे इंप्रूवमेंट करना है, मास एजुकेशन पे। एजुकेशन शुड बी एबल टू ट्रेन द पीपल फॉर सेल्फ डिपेंडेंस। लोगों को क्यों हम एजुकेशन देना चाहते हैं, ट्रेनिंग, एक टाइप का एजुकेशन मतलब एक टाइप का ट्रेनिंग है, आपको ट्रेन किया जा रहा है, यू आर ट्रेनी नाउ। तो आप लोग ट्रेनी हो, आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उस ट्रेनिंग को आप क्यों यूज करते हो, सेल्फ डिपेंडेंस होने के लिए, खुद पे निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। ओके, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, मदर टंग। देखो ये अच्छा बात बोला, वुड डिस्पैच को फॉलो नहीं किया, वुड डिस्पैच के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, बट वुड डिस्पैच ने जो लैंग्वेज लिया था जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे या एनरोल नहीं करवाते थे, उस इशू को इसने सॉल्व किया एंड मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन को रख दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी मेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो टीचर्स को रिक्रूट करेगा, एंड वो टीचर्स, जैसे कि लिस्ट बन गया ना, आफ्टर ये टीचर लिस्ट बनने के बाद मैं सेंड करूंगी इस लिस्ट को टू द गवर्नमेंट, एंड वो गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगा, सिलेक्टेड जैसे होता है ना, सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे, ट्राइबल एंड द बैकवर्ड पीपल, सो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। देन फीस शुड बी एग्जाम्पल, फीस शुड बी एग्जाम्पल टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यहाँ पे बोल सकते हो फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पे स्किप हो गया, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मेंशन कर लो प्लीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड, कि इस लाइन पे फैमिली बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है? फैमिली बैकग्राउंड अगर भूल गए वीडियो को देखना एंड लिखना फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है? बच्चों का फीस कैसे लेंगे ना, बच्चों के हालत के हिसाब से, उनका फैमिली बैकग्राउंड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उनको एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग दे रहे हैं कि उनका फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा है, वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो दे हैव पेड दिस मच। अगर उनका नहीं है तो वो इतना पे नहीं करेंगे, कम सम पे करेंगे, ऐसा था। स्कूल हाउसेस एंड फर्नीचर शुड बी सिंपल एंड इकोनॉमिकल, सबके यूज में आना चाहिए। फर्नीचर सबके लिए होना चाहिए स्कूल हाउसेस में, मतलब स्कूल बिल्डिंग्स के विद इन। नॉर्मल स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। देखो तब के टाइम पे ऐसे स्कूल्स भी बने जहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग ले सके। करिकुलम शुड बी इंक्लूड यूजफुल सब्जेक्ट्स, जितने भी यूजफुल सब्जेक्ट्स है, एग्रीकल्चर, एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड फिजिकल साइंस, native methods of arithmetic and measurement etc. स्कूल इक्विपमेंट शुड बी इकोनॉमिकल एंड लेस एक्सपेंसिव, सबके यूज में आना चाहिए एंड लेस एक्सपेंसिव हो, ठीक है? स्कूल इक्विपमेंट सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हेल्प करेगा, सेकेंडरी में भी एडमिनिस्ट्रेटिव उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हाँ, शुड बी हैंडेड ओवर टू द एफिशिएंट एंड एजुकेटेड पीपल। इंग्लिश शुड रिमेन एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंपैरिजन करो, प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग था, सेकेंडरी एजुकेशन में इंग्लिश आ गया, ठीक है? मदर टंग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मदर टंग वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। Fees charged in added secondary school should be considerably lower than the fees charged in the government school. गवर्नमेंट के अंदर में गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी बनते हैं, जानते हो आप लोग, जैसे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट है बट इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है, ठीक है ना? तो इसके अंडर पे जितने भी गवर्नमेंट के अंडर पे जो भी स्कूल्स थे उनको बच्चों को तो कुछ फीस देना पड़ेगा ना, तो उनका फीस एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल कम था। अभी देखो हायर एजुकेशन के लिए तो कमीशंस ने रिकमेंडेशंस किया, ऑल्सो रिकमेंडेशन किया किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। उन्होंने क्या किया, वाइल गिविंग
granting aid to the colleges, the number of teachers, expenditures of the college efficiency and local need must also be kept in mind. हम क्या ध्यान पे देंगे जब हम ग्रांटिंग एड दे रहे? ग्रांटिंग एड मतलब सपोर्ट सिस्टम, दैट इज अ सपोर्ट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ मनी हम कुछ सपोर्ट करें एजुकेशनली, हम क्या करना चाहते हैं कि और भी एजुकेशन सिस्टम आगे जाए, सो दैट हम इकोनॉमिकली उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करें। अभी स्ट्रेंथ जब प्रोवाइड करते हो मतलब कुछ मनी तो दोगे, दैट इज कॉल्ड द ग्रांटिंग एड। अभी ग्रांटिंग एड किस पे हम ध्यान देंगे? या ग्रांटिंग एड कुछ तो पैसा देना है, अब कितना दोगे ना, टीचर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग, कितना खर्चा है स्कूल में या कॉलेजेस में उसके अकॉर्डिंग, एंड कितना यूजफुल हो रहा है, प्लस वहाँ के लोकल का नीड क्या है, लोकल का नीड मतलब लोकल बच्चों का नीड क्या है, उसके ध्यान में रखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए काम करना है। Such varied and the vast curricula should be arranged in these colleges so that the student must have the subject of their choice and aptitude। अभी भी देखो जब कॉलेज जाते हो तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, उस स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग यू टेक योर चॉइसफुल सब्जेक्ट्स फॉर योर फ्यूचर, जो भी है, ठीक है ना। साइंस बच्चे साइंस लेंगे, आर्ट्स बच्चे आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स लेंगे। अभी सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी होता है, कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर हम करिकुलम को भास्ट नहीं रखेंगे या फिर अरेंज नहीं करेंगे, मतलब वेराइटीज नहीं रखेंगे, देन बच्चे पढ़ने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो उनके चॉइसफुल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को हमें भास्ट करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग फ्री एजुकेशन शुड बी लिमिटेड, इसको कम किया गया। पहले ना क्या होता था, कॉलेज कोई पढ़ना नहीं आता था इसलिए फ्री एजुकेशन दिया जाता था, बट धीरे धीरे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे फ्री एजुकेशन लिमिटेड कर दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस शुड बी ऑथराइज टू रिसीव लेसर फी एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये बोला गया, देखो ग्रांटिंग एड हम दे रहे तो गवर्नमेंट कॉलेज को ज्यादा ही मिलेगा ग्रांटिंग एड एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेजेस को कम दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स भी अभी तैयार होंगे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, वुमेन एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस एजुकेशन एंड स्ट्रेंथ्स मतलब मेरिट्स ऑफ हंटर कमीशन एंड वीकनेसेस ऑफ हंटर कमीशन। इतना करोगे तब होगा। आप बोलोगे मैम आपने तो बोला क्वेश्चन कैसा आएगा कि एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बट अभी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 मार्क का है, 2 पेज का लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा तो आपको अटेंड करना ही है, जहाँ पे इंट्रो रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन रहेंगे, देन उसके मेरिट भी रहेंगे, डिमेरिट्स भी रहेंगे, इसलिए सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए पढ़ोगे, फिर मैं सिखाऊंगी क्या करना है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स इन एवरी प्रोविंस, मतलब अपने अपने अंचल या जगह पे, एरिया पे आप क्या कर दोगे, इंस्पेक्टर्स बनाओगे। नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स को हमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो एवरी इंस्टीट्यूशन में जाके वो इंस्पेक्ट कर सके, देख सके। एज फar as possible इंडियन शुड बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ठीक है, DIS बनेंगे। तो कौन से पोस्ट को निकाला गया? डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, सो दैट वो स्कूल्स में जाके चेक कर सकेंगे। वोमेन एजुकेशन को थोड़ा सा हम अभी तो देंगे ही वैल्यू, बिकॉज वोमेन एजुकेशन 1882 का पीरियड है, वोमेन एजुकेशन नॉट सो डेवलप्ड, सो उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, हम पब्लिक फंड्स को अरेंज करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द लेडी टीचर, सो दैट वुमेन्स वो समझ सके कि लेडी टीचर्स हैं स्कूल्स में अवेलेबल हैं, सो दैट वो लोग सेफ फील करेंगे एंड अपने प्रॉब्लम्स को बता सकेंगे, सो दैट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगा, लड़कियां जा पाएंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी इंस्पेक्टरेसेस, देखो इंस्पेक्टर बना था क्या, मेल बन रहा था, अब तक क्या हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट में मेल था, बट अभी फीमेल इंस्पेक्टरेसेस भी बनेंगे। फ्री एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन को हम फ्री एजुकेशन देंगे, उनके लिए डिफरेंट करिकुलम रहेगा, क्योंकि एक तो वो पढ़ने नहीं आते थे, तो वो अगर पढ़ने आ रहे हैं तो उनके लिए करिकुलम थोड़ा सा हल्का रखा जाएगा, मतलब दैट इज नॉट वेटेज वाला, हल्का वाला रखा जाएगा, फ्लेक्सिबल रखा जाएगा, इतना रिजिड नहीं रखेंगे, स्ट्रांग नहीं रखेंगे, एग्जामिनेशन में कम मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, ऐसा रहेगा। लिबरल ग्रांटिंग एड रहेगा गर्ल्स एजुकेशन के लिए, हॉस्टल फैसिलिटीज दिए जाएंगे, स्पेशल अरेंजमेंट दिए जाएंगे, एंड एजुकेशन ऑफ पर्दा, दैट मीन्स देखो मुस्लिम एजुकेशन को भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, है ना, ये मुस्लिम गर्ल्स को भी पढ़ाना है, सो हमें पर्दा सिस्टम को भी अलाउ करना पड़ेगा। अरेंजमेंट फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है, ये हो गया आपका वुमेन एजुकेशन में। अभी देखो मुस्लिम एजुकेशन आया नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पॉपुलराइज्ड हुआ ना, ये जो पॉइंट था कि कमीशन ने क्या क्या काम किया, कमीशन ने काम किया था मुस्लिम एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ही काम किया था। मुस्लिम एजुकेशन उस टाइम पे बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, बिकॉज पता सिस्टम तो है ही, इसलिए हंटर कमीशन ने मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया एंड मुस्लिम गर्ल्स चाइल्ड्स को भी वेलकम किया, एंड स्पेशल फंड्स शुड बी एलोकेटेड फॉर एड मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, मोर स्कॉलरशिप शुड बी गिवन
to Muslim student as they are unable to pay the fee. वो फी नहीं दे सकते इसलिए स्कूल नहीं आते थे, इसलिए उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकेंगे, मतलब करते थे। एजुकेशन और बैकवर्ड क्लासेस, अभी तो बैकवर्ड क्लासेस समझ रहे हो है ना, तो इनके लिए क्या था पता है, इनके लिए कोई फीस ही नहीं था। स्कूल्स में देयर इज नो फीस फॉर ट्राइब्स, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स एंड द शेड्यूल कास्ट, तो जो भी बच्चे यहाँ से बिलोंग करते थे उनके लिए फी नहीं होता। So when not being charged any fee, education of students should be such as may help them to establish the contact with their neighbors. तो उनको क्यों एजुकेशन दिया जाता था पता है, बिकॉज वो बाहर नहीं निकलते थे उस टाइम पे, उनको हम बोलते थे ये अनिन्नत है, मतलब उन्नत नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकते, वो किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे वर वेरी वीक, दे वर वेरी वीक। तो ये जो वीक है क्यों है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन अगर फ्री दे दे, एजुकेशन उनको दे दे, तो वो क्या करेंगे, एजुकेशन अगर सब कुछ मिल गया तो वो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकेंगे नाइबर्स के साथ। It was recommended that subject taught should be of the most elementary characters. तो जो सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाएगा ये एलिमेंट्री बेसिस पे होना चाहिए, मतलब जो उनका बेसिक नीड है या उनके लाइफ में जो चाहिए उसके बेसिस में होना चाहिए। It was mandatory, okay, थोड़ा सा फंबल हो गया, sorry for that. It was made recommendatory on the part of school teacher and inspected to make the judicious effect to remove the caste prejudices. अबे prejudices क्या होता है, prevailing law, पहले से जो नियम चले आ रहे हैं तो उसको हटाने के लिए इंस्पेक्टर्स, एजुकेशनल इंस्पेक्टर्स एंड द स्कूल टीचर्स को प्रोवाइड किया गया, एंगेज किया गया कि तुमको हम रिकमेंडेड करते हैं कि तुम इस चीज़ों को हटाओ, इस इफेक्ट को हटाओ इन लोगों से, ठीक है। तो ये पॉइंट था। रिलीजियस एजुकेशन और एक पॉइंट है, religious education of any sort should not given in the public school। तो मतलब धर्म के हिसाब से पढ़ाई करवाना, पढ़ाना, तो कुरान, बाइबल और एनी टाइप ऑफ भगवद गीता या संस्कृत आलोचना जो भी बोल सकते हो, व्याख्यांस करना, कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, मतलब धर्म के हिसाब से नहीं होंगी, क्योंकि ये धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, तो ये धर्म के हिसाब से नहीं होंगे। रिलीजियस एजुकेशन में भी इम्पार्टेंट अगर हो रहा है, कहाँ पे होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, एंड गवर्नमेंट शैल हैव नथिंग टू डू विद इट। प्राइवेट में हो सकता है, वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकेगा। एंड वाइल गिविंग ग्रांटिंग एड टू इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग रिलीजियस स्कूल्स, तो रिलीजियस स्कूल्स अगर है या रिलीजियस बेसिस पे अगर इम्पैक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगा, ग्रांटिंग एड देगा, सपोर्ट देगा, ठीक है। अपने धर्म को आप आगे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेंथन क्या क्या है, स्ट्रेंथन वाला पॉइंट या स्ट्रेंथ कौन सा पॉइंट है, मेरिट कौन सा पॉइंट है, देखो इट वाज द फर्स्ट कमीशन, मतलब ये फर्स्ट कमीशन है व्हिच गेव वाइड एंड कंप्रीहेंसिव रिकमेंडेशन। देखो इतना डिटेल्ड पॉइंट पे इन्होंने रिकमेंडेशंस दिया, मैं रिकमेंड करती हूँ तुम ये खाना बनाओ, मैं पूरा एग्जैक्टली बोल दे रही हूँ कि तुमको क्या करना है, तो ये पूरा वाइड एंड कंप्रीहेंसिव रिकमेंडेशन दे रहा है। The commission gave some important suggestion for the improvement of the Muslim education। ये तो समझ गए हो। देखो अब भी पॉइंट आएगा क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। देखो द प्रोग्रेस इन प्राइमरी स्कूल्स में जो प्रोग्रेस था, ये कब सा पीरियड देखा जा रहा है, देखो द प्रोग्रेस इन प्राइमरी स्कूल्स फ्रॉम 1882 to 1901 was displayed by the number of students in them, rising from 22 millions in 1882 to 32 millions in 1901। देखो हर एक चीज़ का याद नहीं रख सकते, तो एक एक लाइन को याद रखोगे, हर एक पॉइंट पे ये दिया गया है कि स्कूल में कितने नंबर में एडमिशन्स हुए थे, और प्राइमरी स्कूल्स में कितने हुए थे, सेकेंडरी में कितने हुए, कॉलेजेस में कितने हुए। तो बोला गया प्राइमरी स्कूल में अगर देखो 1882 में हमारा 100 कमीशन आया, बट 1882 में आने के बाद उसका प्रोग्रेस तो हम नोटिफाइड करें ना, जस्ट लाइक सेंसस देखते हैं वैसे ही होगा, काउंटिंग करेंगे। तो ये प्रोग्रेस में देखा गया कि पहले 1882 में 22 मिलियंस बच्चे पढ़ रहे थे, प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे प्राइमरी स्कूल्स में, अभी वो 32 मिलियंस हो गए हैं इन 1901 में। सेकेंडरी स्टेज में वैसे ही है, द नंबर इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, पहले था 42,993 1886 में, ये इंक्रीज हो गया देखो कितना, 6,33,728, कितना हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। कहाँ था 42,993, कहाँ हो गया 6,33,728 इन 1901। वैसे कॉलेज में भी देख सकते हो स्टूडेंट इंक्रीज हुए, कितना 11,501 बच्चे थे 1886 में, ये हो गया 23,009 इन 1901।
तो ये ऑलमोस्ट बोल सकते हो डबल हो गया, डेवलप हो गया, डबल हो गया ये वैल्यू कॉलेज में भी। वीकनेसेस में देखो हंटर कमीशन का क्या वीकनेसेस है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू इनएक्सपीरियंस्ड लोकल बॉडीज। देखो ये क्या था, प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्या कर दिया ना, डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, लोकल बॉडीज मतलब डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, तो उनको दे दिया। उनका तो एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी एजुकेशन सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, फिर भी हमने उनको दे दिया, ये हमारा पहला वीकनेस है। फेल्यूर टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, जो हमने बोला था हम प्राइमरी एजुकेशन मास एजुकेशन के थ्रू करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। देन inadequate grant from provinces or provincial government as only 1/3 of the total expenditure was given as grant to the local bodies। देखो हम अभी फंड्स कलेक्ट कर रहे थे किसके लिए, कि टोटल एजुकेशन सिस्टम्स के लिए, बट उससे ओनली 1/3 जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमने दिया लोकल बॉडीज को। देखो मुझे चाहिए 2 लाख रुपए, 2 लाख से मैं आपको मतलब मुझे मिला से 25,000, तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वैसे ही चीज था, जितना चाहिए उसका ओनली 1/3 हमने लोकल बॉडीज को दिया कि तुम इतने में काम चलाओ, स्कूल्स चलाओ, तो ये हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, इतना है। तो हंटर कमीशन इतना है, आपको याद रखना है कि कब आया, उससे पहले हमने किसको इंपॉर्टेंस दिया, किसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये चल रहा है एंड ये किस पे काम कर रहा है। तो फटाफट तो हमारा रिपोर्ट आ गया। नेक्स्ट सार्जेंट रिपोर्ट। अभी देखो आपका हार्टोक कमेटी कब आया, हार्टोक कमेटी फटाफट बोलो, हार्टोक कमेटी। अच्छा 1929 राइट। अभी देखो 1929 का बाद का कंसेप्ट है, उसके बाद ये कंसेप्ट आया, ये रिपोर्ट आया 1944। तो सार्जेंट रिपोर्ट 1944, ये कब आया, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब आया, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो आफ्टर इंट्रो, देखो यहाँ पे इंट्रो मार्किंग है, ठीक है, मार्क करते चलो। कैब नाम सुना था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो सारा नाम यहाँ पे मेंशन होगा। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, याद आ गया 1919, was drawn towards the plan for the development of Indian life in various stages। वर्ल्ड वॉर हो गया, सब कुछ बर्बाद, एजुकेशन सिस्टम भी बर्बाद, सारा कुछ तो बर्बाद हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अभी बोलो उसको इंप्रूवमेंट करना है, मतलब पूरा एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लानिंग करना पड़ेगा कि वेरियस स्टेजेस में लाइफ को अगेन हम रिफॉर्म करें। सो टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स, उसको मीट करने के लिए किसे बुलाना पड़ेगा, अभी कैब को। तो कैब के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मतलब ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया, देखो हर एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑफिसर तो रहेगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलेंगे। उनको अगेन जोड़ लो तो क्या बनेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगा। टू एग्जीक्यूट समथिंग, टू प्लान समथिंग, टू इम्प्लीमेंट समथिंग, जो करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रुप हो गए कुछ काम करने के लिए, तो उसको हम काउंसिल बोलेंगे। तो अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन है, काउंसिल के मेंबर जॉन सार्जेंट, ठीक है, डेप्यूटेड जॉन सार्जेंट, द एजुकेशन एडवाइजर to the government of India to draw up a memorandum for the development of Indian education। अभी मेमोरेंडम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ऊपर मैंने लिख दिया है, ठीक है। मेमोरेंडम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट और रिटन मैसेज, जो नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिस आता है, एक पैराग्राफ जैसा नोटिस आता है कि टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये मेंशन हुआ एंड वहाँ पे सर और मैडम विद ड्यू रेस्पेक्ट, ऐसा ऐसा करके कुछ नोटिस आता है, हो गया। एंड अबव साइटेड इंफॉर्मेशन इज फॉर दैट, कुछ एक मेंशन हुआ, तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं या फिर रिटन मैसेज बोलते हैं, वही होता है आपका मेमोरेंडम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या क्या जॉन सार्जेंट ने एक मेमोरेंडम बनाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये कौन सा पीरियड है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, बिफोर नहीं है, आफ्टर है। So John Sargent submitted this memorandum before the Central Advisory Board of Education, ठीक है, कब दिया, 1944 में दिया, एंड बोर्ड एक्सेप्टेड इट इन टोटल मैनर, ठीक है, इसको टोटल मैनर पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड इसको हम बोलते हैं सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिया, ठीक है ना, किसके पास दिया, देखो अभी मैं फिर से बता रही हूँ, कैब
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसके ऑफिसर मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डेपुटेड जो हेड है वो कौन है, जॉन सार्जेंट। एंड जॉन सार्जेंट ने फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन in different phases create or राइट और ड्रॉ आप ए मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम को उन्होंने नाम दिया क्या, सार्जेंट रिपोर्ट और सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन। एंड ये कब आया, उन्होंने कब प्रेजेंट किया कैप के सामने, 1944 में। एंड इसको ऑल्सो बोला जाता है पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। पोस्ट वॉर के बाद, युद्ध के बाद, ठीक है। इसका सजेशन देख लो, फिर से आ गए हम प्राइमरी में, बट यहाँ पे प्राइमरी से ऊपर क्या है, प्री प्राइमरी। नर्सरी जानते हो, बच्चों को नर्सरी भेजते हैं, वही है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूल शुड बी स्टार्टेड फॉर द सक्सेस ऑफ द नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन। नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन को अगर सक्सीड करवाना है, उसको सक्सेसफुली चलवाना है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देना है, देन नर्सरी स्कूल को स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स, हम एज ग्रुप के बोल रहे हैं, शुड बी एडमिटेड इन दीज स्कूल्स। एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री। प्री प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया हमने, फ्री बना दिया। प्री प्राइमरी एजुकेशन को हमने पूरा फ्री बना, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी से पहले का है, प्री बोला गया, प्री प्राइमरी एजुकेशन को हमने फ्री कर दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन। आपको पता है इस एजुकेशन सिस्टम में क्या किया गया, दो कैटेगरीज बनाए गए। प्री कंपल्सरी एजुकेशन तो सुना है ना, तो कमिटी ने रिकमेंड किया प्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने बोला बेसिक एजुकेशन, तो इसको सबको देना पड़ेगा। एंड कौन से एज ग्रुप के बच्चों को देना पड़ेगा, 6 to 14। 6 to 14 को दो ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, एक है 6 to 11 और एक है 11 to 14। एंड बेसिक एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन है, ठीक है, हो गया। जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक एजुकेशन, जो जूनियर बेसिक में था वो कंपलसरी है ना, सीनियर बेसिक में भी कंपलसरी है ना। तो जो इसको स्किप करेगा वो हाई स्कूल नहीं जा सकता, जो इसको स्किप करेगा वो हाई स्कूल नहीं जा सकता। हो गया, पहले हमने प्री प्राइमरी एजुकेशन बोला, रिकमेंड किया किसको, 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए, एंड उसको हमने कंपलसरी फ्री बना दिया। फिर इसको बनाया जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक, 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी रिकमेंड किया गया। हो गया। अभी सेकेंडरी एजुकेशन में दो पार्ट आ गए, दो डिवीजन, एक है टेक्निकल, एक है एकेडमिक। आप लोग एकेडमिक पढ़ते हो, पढ़ाई करते हैं, जितना भी सब्जेक्ट्स है ना सब कुछ, बट टेक्निकल में जस्ट लाइक स्किल्स सीखेंगे। नॉर्मली इट्स फॉर वोकेशनल स्किल्स, अर्निंग के लिए कुछ लर्निंग करना है, ठीक है, लर्निंग फॉर अर्निंग। तो एकेडमिक में क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप लोग पढ़ते हो, MI है ना, क्लासिकल लैंग्वेज। आफ्टर दैट सिविक्स, जो हमारा रहता है, जो अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी कनेक्शंस हैं। एंड फॉर द गर्ल्स देयर शुड बी प्रोविजन फॉर होम साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो मैंडेटेड। जैसे हमारे लिए था, मैंडेटेड था, हम जैसे पढ़ के आए थे वैसे उस टाइम पे भी था। एंड गर्ल चाइल्ड्स के लिए हो गया हमारा होम साइंस। टेक्निकल में देखो जो जो चीज़ें पढ़ने से हमें इनकम मिल सकता है, जैसे लाइक वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कॉमर्स, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बिजनेस मैथड एटसेट्रा। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन शैल हैव सर्टेन सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। मदर टंग तो रहता ही है, एक पढ़ते हो आप लोग, इंग्लिश भी रहता है, मॉडर्न लैंग्वेज भी कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि उड़ीसा में है तो आप ओडिया लैंग्वेज को पढ़ते हो, तो ओडिया लैंग्वेज के साथ कोई संस्कृत ले सकता है, कोई हिंदी ले सकता है, एंड इंग्लिश पढ़ता ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए देखो, हंटर आज के दिन पे जो जो पढ़ा हमने, ओके क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, एनी प्रॉब्लम, ओके। नहीं सारा पॉइंट कहाँ है, देखो मार्क कर दिया गया है, एंड ये ओनली आपके बुक में 2 पेज का है, तो आप लोग लिखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो वहां पे काट नहीं सकते ना, एटलीस्ट तो 2 पेज का लिखोगे। लॉन्ग में थोड़ा सा लिखने से चलता है, बट शॉर्ट में तो लिखना पड़ेगा 2 पेज एटलीस्ट, है ना। चलो, और थोड़ा सा है, और थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या हुआ, पहले के टाइम पे पता है एजुकेशन सिस्टम में
क्लास 10th में आप लोगों को एग्जाम नहीं देना पड़ता था। पहले क्या होता था ना, क्लास 10th एंड 11th एक साथ पढ़ाई होके 11th में कोई एग्जाम देता था, या फिर होता था अगर क्लास 10th अगर किसी ने पढ़ा है तो वो एग्जाम देगा, आफ्टर दैट 11th ओनली 6 मंथ्स का होगा, उसके बाद उसको प्रमोट कर दिया जाएगा 12th में। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है। एंड 12th को ऐड कर दिया गया किसके साथ, डिग्री कोर्सेज के साथ, डिग्री कोर्सेज दैट मीन्स +3। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सार्जेंट रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया, 3 इयर्स डिग्री कोर्सेज, मतलब सेम चीज है 10+2+3 सिस्टम। ओके, बाकी +2 को कैसे डिवाइड किया गया, एंड 11th क्लास शुड बी एडेड टू हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के साथ मतलब क्लास 9 10 11, मतलब 8 9 10 11। ठीक है, इतना रह गया। एंड उधर क्या रह गया, 12 को ऐड कर दिया गया डिग्री कोर्स के साथ। ठीक है, यूजीसी एंड अदर स्कीम, यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है क्योंकि इतने पॉइंट्स के बाद ये इतना सारा आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे बोल देती हूँ, रेड लाइंस को देखना थोड़ा। यूजीसी एंड अदर स्कीम्स, अच्छा यूजीसी मतलब क्या है, जो आपको क्या देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हम बोलते हैं ग्रांट कमीशन, जो ग्रांटिंग करता है। सो जितने भी अदर स्कीम है और यूजीसी का नाम जहाँ पे सुन लिए, तो ये सार्जेंट रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसको क्यों अपॉइंट किए हैं ना, कोई भी यूनिवर्सिटी को अगर इंप्रूव करना है इसलिए ये चाहिए। सार्जेंट रिपोर्ट को मैंडेट किया गया है इन रिगार्ड टू एजुकेशन ऑफ अनएजुकेटेड एडल्ट्स फ्रॉम 10 to 14 ईयर्स, मतलब ये भी रिकमेंडेशन है 10 to 14 ईयर्स के अगर कोई इंसान है, लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी एजुकेट करना है। ठीक है, टीचर एजुकेशन को बहुत रैपिडली आगे बढ़ाया गया, ट्रेन टीचर्स एजुकेशन दिया गया। देन कंट्रोल में रखा गया किसको, अंडर द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो शुड बी एस्टैब्लिश। अच्छा, ब्यूरो क्या होता है, आप लोग सुनते हो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे यहाँ पे भी ब्यूरो है। ब्यूरो मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द संस्था, अब जिसको बोलते हो। ये संस्था क्यों बने हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करने के लिए ये जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। एंड यूनिवर्सिटीज शुड हैव देयर ओन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज, ये पॉइंट को मैंने कट कर दिया, नहीं चाहिए। ठीक है, 10th वाला देखो, all the educational activities and administration should be अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखो अपने एरिया के जो गवर्नमेंट है, जितने भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं उसके अंडर होंगे, उतना ही लिखना, मार्क जितना किया गया। इन एवरी प्रोविंस, हर एक एरिया में एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड होगा। पहले क्या था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, अभी क्या बोला गया, एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड हर एक जगह पे रहेगा। मेरिट्स क्या है, फर्स्ट कंप्रीहेंसिव स्कीम, देखो पूरा डिटेल नहीं लिखना है, इतना लाइन को पहले मेंशन कर देना। ठीक है, स्कीम क्या प्रेजेंट करा था, एजुकेशन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी, बस इतना मेंशन करोगे। ठीक है, अपने लाइन से, ये पूरा लाइन लिखोगे तो फंस जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। एजुकेशन फॉर, यहाँ से इतना कट करके क्या लिखोगे, एजुकेशन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, हो गया। द रिपोर्ट सेट 40 years ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बोला, ये कब आया बताओ, सर्जन रिपोर्ट कब आया, when this surgeon report was came, 1944, 1940। अच्छा, 1944 से अगर काउंट करते हैं 44 + 40, सो ये कितना हो जाएगा, 1984, राइट। सो अप टू 1984 का पीरियड चाहिए, इतना कुछ सर्जन रिपोर्ट में जितना मेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वर्क करवाने के लिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म में आ जाओ, क्रिटिसिज्म में देखो मार्क मेंशन है, पूरा पॉइंटेड करना है। द स्कीम वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, बहुत ज्यादा ही क्रिटिसाइज्ड हो गया, बस इतना लिखोगे। सेकंड पॉइंट, द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कंटेन्ड ओनली जिस्ट ऑफ वर्धा स्कीम। आपने जो प्राइमरी पढ़ा ना कि प्री प्राइमरी रहेगा, प्राइमरी में 2 पार्ट रहेंगे, 2 कैटेगरीज रहेंगे। प्री कंपल्सरी एजुकेशन मैंडेट किया गया 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, 6 to 11 को जूनियर बेसिक एंड 11 to 14 सीनियर बेसिक, एंड उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स रहा एकेडमिक एंड टेक्निकल, एंड दिस सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी। ये जो पॉइंट था ना, ये वर्धा स्कीम में भी मेंशन था, तो उसी का ही ये क्या था, कॉपी पेस्ट था। ठीक है, ये भी एक क्रिटिसाइज पॉइंट था। एंड इट शैल बी रॉन्ग टू कॉल इट ए नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसको नेशनल स्कीम बोलना गलत होगा क्योंकि ये नेशनली कुछ चीजों को प्रेजेंट नहीं किया, नेशनल स्कीम बोलना गलत होगा, बस इतना ही। ठीक है, इसको यहाँ तक, ये पॉइंट पूरा, एंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, समझ आया।